वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट 1833 का या फिर सेंट हेलिना एक्ट 1833। ठीक, इसमें क्या था, इसमें जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड था ना वो पूरी तरीके से एक तरीके से बंद कर दिया गया। एक तरीके से एक्चुअली पूरी तरीके से मोनोपोली ऑफ ट्रेड जो था कंपनी का भारत में, जो कि टी और चाइना के ट्रेड के साथ जो है बचा हुआ था, वो भी पूरी तरीके से एंड कर दिया जाता है। फिर गवर्नर जनरल जो है इंडिया के बनाए जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पहले गवर्नर जनरल भारत के बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बार एक अटेम्प्ट होता है टू डिड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। किसके लिए? सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक तरीके से कंपटीशन रखा जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी ऑफिस के प्लेस को जो है, किसी भी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट को अंडर द कंपनी वो होल्ड कर सकते हैं। पर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है ये डिसीजन जो है का अपोज किया गया। फिर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कमर्शियल बॉडी के रूप में ट्रेड करने के लिए आई थी, वो क्या हो गई, पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं इस एक्ट के तहत आगे कि क्या होता है। लॉर्ड मैकॉले को क्या बनाया जाता है, जो हमारा पहले क्या होता है कि गवर्नर जनरल काउंसिल में 3 मेंबर होते थे, लेकिन अब क्या है, चौथा मेंबर, फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर जो है अपॉइंट किया गया, वो लॉर्ड मैकॉले बने। ठीक है, वो पहले जो है फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर बनते हैं। फिर क्या इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस लॉ जो है गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर को क्या किया जाता है, पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। वो सब गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंडर आ जाते हैं सारे पावर्स। ठीक है, ये था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। अब आ जाते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। लगभग जो है 1793 से 1853 के बीच में जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं उनमें लास्ट था ये। ठीक, it extended the company's rules and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown. It introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants. ठीक, क्या हुआ था कि पहले क्या किया गया था, एक तरीके से एक चाहत रखी गई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था कि शायद जो है कंपटीशन हो सकता है, पर वो अपोज कर दिया गया। पर इसमें क्या हुआ, इसने पूरा एक ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए रख दिया। ठीक, द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज वाज दस थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। इंडियंस भी कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू मैकॉले कमिटी, द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड इन 1854। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन बन के आती है कि मैकॉले कमिटी किससे रिलेटेड थी। ठीक है, तो मैकॉले कमिटी जो 1854 में आई थी वो रिलेटेड थी स्टूडेंट्स आपकी इंडियन सिविल सर्विसेज से। ठीक, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट एंड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब इस चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल का जो पावर था वो डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स टू द काउंसिल नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। मीन्स इट क्रिएटेड अ डिस्टिंक्ट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल which became known as the इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसने क्या किया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ आती है कि 6 नए मेंबर्स को जो है जोड़ दिया, किसमें, एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के। ठीक है, तो अब गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो क्या बोली जाने लगी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कही जाने लगी, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में उसको जाना जाने लगा। ठीक, द लेजिस्लेटिव काउंसिल विच हैड 6 मेंबर्स, अब उसके पास 12 मेंबर हो गए थे। 12 मेंबर्स वे गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, उसके 4 मेंबर्स। ठीक, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, फिर एक रेगुलर जज एट सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम अमंग कंपनी सर्वेंट विद एटलीस्ट 10 years टेन्योर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड वेस्टर्न प्रोविंस। अब जो 12 मेंबर थे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन 12 के 12 का क्या यहाँ पे है बताया गया है, उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से मेंबर थे। तो एक आपका गवर्नर जनरल था, एक आपका कमांडर इन चीफ था, 4 जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर थे, एक चीफ जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, एक जो रेगुलर जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के कैलकाटा के, 4 जो अदर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते थे जो कंपनी को सर्व करते थे एटलीस्ट 10 साल के लिए। तो ये टोटल कितने हो गए, कुल 12 मेंबर्स हो गए जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूडेड थे। फिर क्या आ जाता है, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन
लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल्स जो है पहली बार जो है एक तरीके से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है पार्ट लिए। ऑफ द 6 न्यू मेंबर्स ऑफ इट्स गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 वेर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। अब जो 6 नए मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें से 4 लोकल जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए थे, जो कि था आपका मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। द लॉ मेंबर बिकेम अ फुल मेंबर विद द राइट टू वोट। The Act provided for the appointment of separate governor for the Bengal presidency। अब यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, एक सेपरेट गवर्नर बनाया गया बंगाल प्रेसिडेंसी का। इट मेंटेन द गवर्नर ऑफ बंगाल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल विच हैज़ टू हेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल ऑफ द इंडिया। अब ये भी एक तरीके से सही किया गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का है वो पूरे भारत से अलग रहेगा, क्योंकि पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल है उसे पूरे भारत को हेड करना है, ठीक है। तो इसी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट जो है वो डिफरेंट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस, 24 से लेकर 18 कर दिया गया, आउट ऑफ विच 6 वेयर नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। Restrictions on immigration of Europeans and acquired property were lifted. Indians law codified and consolidated. No Indian denied employment under the company on the basis of religion and color. अब क्या हुआ, जो यूरोपियंस थे उनके इमिग्रेशन वगैरह पे क्या हो गया, एक तरीके से, या फिर प्रॉपर्टी जो एक्वायर कर सकते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, ठीक है। इंडिया का जो लॉ है उसको कोडिफाई किया गया और थोड़ा सा मजबूत बनाया गया, कॉन्सोलिडेट किया गया, ठीक है। नो इंडियंस डिनाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अब कोई भी इंडियंस को आप उनके कलर या रिलीजन के बेसिस पे कंपनी में काम नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। सबको काम देना है, इस तरीके का इस एक्ट में उल्लेख था, ठीक। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चार्टर एक्ट 1853। यहाँ से आपका लास्ट चार्टर एक्ट है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, जो कि सेकेंड फेज ऑफ एक्ट्स हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।